चलो वर्डप्रेस में आज जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी द अपीयरेंस मेनू। पिछले मेनू में हमने पेजेस को ऑलरेडी देख लिया था, लेकिन आगे का जो मेनू था वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जो कमेंट का मेनू है आई थिंक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं ग्लिम्स उसकी मैं बता देता हूँ कि कमेंट्स मेनू में क्या आता है। तो उसके लिए यहाँ पे तो सबसे पहले जो वेबसाइट है उसे मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी एक ओपन करके ब्लो फाइल्स, यहाँ पे हम लिखते हैं दिस इज द टेस्टिंग कमेंट, है ना। पोस्ट कमेंट पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आ गया है ना। बाद में इसको रिप्लाई करते हैं, अनदर कमेंट इज ए रिप्लाई। चलो पोस्ट कमेंट, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई है ना। अब एक और चीज़ करता हूँ मैं, पहले क्या करता हूँ यहाँ पे आके इसे लॉग आउट कर देता हूँ। इसे हम रिफ्रेश करते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा। यहाँ पे पहले जो सिर्फ कमेंट बॉक्स आ रहा था, अब यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल आ गया और वेबसाइट अल्टरनेट पे आ गई, है ना। तो यहाँ पे अगर किसी भी चीज़ को अगर आपको रिप्लाई करना है तो जैसे यहाँ पे मैं रिप्लाई करूँगा, दिस विल बी द रिप्लाई टू द रिप्लाइड कमेंट, नेम मोहम्मद और test@gmail.com, ऐसा हम लिखते हैं, है ना। सेव माई ईमेल नेम इन दिस ब्रो वेबसाइट इन द कमेंट। चलो ये हम टिक नहीं करते, यहाँ पे कर देते पोस्ट द कमेंट। हो गया, हो गया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, योर कमेंट इज वेटिंग फॉर अ मॉडरेशन, दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ योर कमेंट विल बी विजिबल आफ्टर इट इज़ बीन अप्रूव्ड। मतलब कि ये जो कमेंट्स थी दो, वो तो रजिस्टर्ड यूज़र की थी, मतलब कि वेबसाइट में किसी भी तरह का आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है। टाइप्स ऑफ यूज़र हम जब देखेंगे तब की बात कर रहा हूँ। तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट लेके ऐड कर सकते हो, लेकिन यू आर नॉट द यूज़र ऑफ द वेबसाइट, तो आपको ईमेल भी लिखना पड़ेगा और आपका नाम भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से मैं एडमिन, और एडमिन का जो पासवर्ड है वो मैं लॉगिन कर देता हूँ। ओके, मैं वापस पासवर्ड भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ PHP एडमिन में। और मैंने इंस्टॉलेशन टाइम मैंने बताया था कि अगर पासवर्ड आप भूल जाते हो और उसे आपको रीसेट करना है तो कहाँ पे करना है, WP की जो आपकी डेटाबेस होती है वहाँ पे उस पर यूज़र्स पे आता है ना, और यहाँ पे यूज़र पास लिखा है ना, वो आपको चेंज करना है। अभी तक का मैंने क्या किया था, मैंने सेव्ड पासवर्ड कर दिया था, इसलिए लॉगिन चल रहा था। इसका पासवर्ड 1 2 3 4, आई थिंक मैंने शायद कुछ गलत डाला होगा इसलिए नहीं चला। तो यहाँ पे MD5 सेलेक्ट करना है। अभी का नया पासवर्ड अब क्या होगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे गो करके वापस 1 2 3 4 5। चलो लॉगिन, रिमेंबर भी मैंने टिक करके, चलो आ गया। अब यहाँ पे कमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे कमेंट में देखिए, है ना, आपको सब पूरी जितनी भी है, दिस इज द टेस्टिंग कमेंट अनदर रिप्लाई। अब यहाँ पे देखो अनअप्रूव और अप्रूव, ये ऑलरेडी अप्रूव दिख रही है। अब यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन टाइम का जो ईमेल था वो यहाँ पे दिख रहा है, youtube@gmail.com। अब यहाँ पे मैंने जो ईमेल एड्रेस लिखा था वो यहाँ पे दिख रहा है ना। अब यहाँ पे मुझे रिप्लाई कर, क्विक एडिट, एडिट सब ऑप्शन मिल रहा है। मतलब कि क्विक एडिट में मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसी कमेंट को अगर मुझे कुछ वर्ड्स निकालने हैं, मतलब कि एब्यूज़ वर्ड है, अगर वो मुझे निकालने हैं तो यहाँ से मैं निकाल पाऊँगा। यहाँ पे बोल्ड इटैलिक का भी ऑप्शन मिल रहा है, तो एडिट का भी कर लेते हैं। क्या ऑप्शन मिल रहा है, ओ यहाँ पे पूरा नए वाले वर्जन में सब मिल रहा है। यहाँ पे आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सब मिल रहा है। वो हमें कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे बोल लो बोल्ड करके, इसे मैं पेंडिंग अप्रूव्ड कर देता हूँ, स्पाम, मतलब कि आगे से ये बंदा शायद जो है हमारी पोस्ट पे अपडेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं, क्या दिखता है देखो, यहाँ पे
ये बोल्ड वाला दिखा, मतलब कि एडमिन किसी और की कमेंट को भी अगर एडिट करना चाहता है तो वो कर सकता है। क्विक एडिट है, रिप्लाई, और यहाँ से उसको एडमिन रिप्लाई करना चाहता है तो थैंक्स फॉर टेकिंग आउट गया। यहाँ पे रिप्लाई, इसको रिप्लाई करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो ये रिप्लाई आ गया, रिप्लाई का रिप्लाई का रिप्लाई का रिप्लाई, मतलब कि काफ़ी सारे रिप्लाईज हम लोग दे सकते हैं, है ना। अब ये जो है इसको वापस अगर हम रिप्लाई करते हैं, फिफ्थ रिप्लाई, यहाँ पे देख सकते हो क्या, 435, रिफ्रेश, ओके उसका भी रिप्लाई आ रहा है, रिप्लाई, सिक्स्थ रिप्लाई, मतलब कि अप टू वो फिफ्थ रिप्लाई आप पूरी चैनल सेट कर सकते हो, है ना। मतलब कि अब देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अब फोर्थ तक का आप नेस्टिंग में चाह सकते हो, फिफ्थ जैसा ही आएगा तो उसका यहाँ पे जो रिप्लाई बटन है ना वो नहीं दिख रहा है, आप नोट किया। यही दिखाने के लिए मैंने ये मल्टीपल कमेंट्स किया था आपको। और यहाँ पे इसको डिलीट कर सकते हो, स्पाम कर सकते हो। अब मान लो इसको मैंने स्पाम किया, इसको भी मैंने स्पाम किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो वो जो कमेंट्स है हमारी निकल जानी चाहिए, है ना। देखो पूरा जो था पूरा सबका वो सब निकल गया। तो यहाँ पे हम स्पाम में आते और इससे मैं क्या करता हूँ, नोट स्पाम, इसको भी मैं कर देता हूँ नोट स्पाम। अब यहाँ से मैं रिफ्रेश करता हूँ वापस, तो पूरी जो साइकिल है वापस आ गई। तो अब मैं क्या करता हूँ, दिस कमेंट जो है ना इसको मैं स्पाम करता हूँ, यहाँ पे ऑल में आ जाता हूँ, वो दिस कमेंट, इसको इसको हम स्पाम करते हैं। तो इससे क्या होगा, उसकी जो पूरी सब चाइल्ड होगी ना वो पूरी की पूरी हाइड हो जाएगी, है ना। दिस इज द अनदर कमेंट, यहाँ पे उसके या हमने एक को स्पाम किया लेकिन निकल गई सब, तो वापस इसको हम स्पाम में से निकाल देते हैं अंडू करके, और इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करके वापस, देखो पूरा वापस आ गया। अब इसको क्या करते हैं, वापस इसको अब हम डिलीट करके देखते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखो उसकी जितने भी रिप्लाईज है ना वो सब भी यहाँ पे हाइड हो जाएंगे, यहाँ पे अभी एग्जिस्ट है ना। अप्रूव्ड में 5 है, ट्रेस में 1 है, मतलब कि अगर कोई एक कमेंट डिलीट होती है बाय एन एडमिन तो उसके जितने भी रिप्लाई है वो सब डिलीट हो रहा है। एक काम और चीज़ करते, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और इसी को मैं ओपन करता हूँ मेरी वेबसाइट को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिप्लाई करता हूँ इस वाले को, थर्ड रिप्लाई, मोहम्मद टेस्ट@gmail.com, चलो पोस्ट द कमेंट। अब ये अप्रूव जहाँ तक नहीं होगी वहाँ तक मेरे यहाँ पे वो कमेंट नहीं दिखेगी, तो यहाँ पे मैं एडमिन में रिफ्रेश करके थर्ड कमेंट जो है पेंडिंग में आके इसे मैं अप्रूव कर देता हूँ, वापस ये नए वाले ब्राउज़र में आ जाता हूँ। यहाँ पे ये जो ब्राउज़र है ना विथआउट लॉगिन वाला है, अब इसको मैं रिप्लाई करता हूँ, यहाँ पे दिस विल बी द फोर्थ रिप्लाई, फिर से वही मोहम्मद और test@gmail.com, है ना। अभी से आगे तो नहीं जाएगा, वापस यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ, पेंडिंग में वो दिखेगा, देखो वो पेंडिंग में नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस बंदे को एक बार अप्रूव कर दिया है। अब ईमेल अगर मैं चेंज करता हूँ तभी ये जो पूरा होगा ना वो अनअप्रूव में आएगा, मतलब कि अब मान लो इसको मैं रिप्लाई करता हूँ, फिफ्थ रिप्लाई, न्यू अकाउंट
test2do@gmail.com। यहाँ पे पोस्ट कमेंट करते हैं। देखो यहाँ पे फिर से वो आ गया अप्रूव आइकॉन। यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखो पेंडिंग में अगर ये वापस आएगा, मतलब कि ये ईमेल एड्रेस पे वर्क करता है। अगर किसी एक ईमेल को आप अप्रूव कर देते हो तो नेक्स्ट टाइम अगर वो बंदा वापस कमेंट करता है तो आपको बार बार उसे अप्रूव नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या है बल्क एक्शन, अप्रूव, अनअप्रूव, स्पाम और मूव टू ट्रेस, कमेंट्स और पिंग्स। पिंग्स क्या है वो तो मुझे भी नहीं मालूम। यहाँ पे पिंग्स को सिलेक्ट करके फिल्टर करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा। अप्रूव्ड, पेंडिंग, ऑल कमेंट्स टैब। अब यहाँ पे वापस हम आते हैं, रिप्लाई करते हैं @admin, हाय मोहम्मद test@gmail.com, पोस्ट द कमेंट। ठीक है, रिफ्रेश, यहाँ पे अप्रूव में वो आ गया @admin। यहाँ पे पिंग्स में अगर हम देखेंगे नहीं, तो पिंग्स का कुछ अलग ही होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में से मैं कॉल कर लूँगा। यहाँ पे देख ही लेते हैं व्हाट इज पिंग टाइप ऑफ कमेंट इन वर्डप्रेस। अच्छा, पिंग बैक इज अनेबल है ना, टाइप ऑफ कमेंट दैट क्रिएटेड व्हेन यू लिंक टू अनदर पोस्ट। ओके, एक दूसरे की पोस्ट में हम अगर पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बारे में। तो अभी तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारे पास तो अभी एक ही यूज़र है ना। पर्सन बी पोस्ट ऑन हर ब्लॉग लिंकिंग टू पर्सन ए पोस्ट, मतलब कि हमारे पास 2 यूज़र अकाउंट होने चाहिए। वो तो अभी नहीं है, तो इसको हम कब क्रिएट करेंगे? यहाँ पे आके हम क्रिएट करें वापिस। कहाँ गया ये वाला, यूज़र में जब आएंगे तब ये मैं याद रख के इसको मैं करवा दूंगा। पिंग का जो सेक्शन रह गया अभी, तो अभी तो वापस हम अपीयरेंस में आ जाता है। इतना लंबा नहीं है इसलिए मैं साथ में ही कवर कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो इतना लंबा आई थिंक अभी तक नहीं होगा। यहाँ पे हमने तो पहले के वीडियो में जो कैनरी थी वो ऑलरेडी इंस्टॉल कर ही दी थी। अब यहाँ पे अब क्या हम करेंगे, ऐड न्यू पे करेंगे। अब ऐड न्यू पे यहाँ पे एग्जिस्टिंग जितनी भी होगी ना वो आप सबको दिखेगी, है ना, अच्छी वाली थीम्स। तो कुछ भी वर्डप्रेस की खुद की फ्री थीम्स होती है वो अब यहाँ पे इंस्टॉल में दिख रही है आपको। अब यहाँ पे टोटल 15 थीम्स आपको लिस्टिंग में दिख रही है ना। जितनी भी इंस्टॉल होगी वो आपको इंस्टॉल में दिखेगी। लेकिन अब यहाँ पे फीचर दिखा हुआ है, मान लो कि आपकी वर्डप्रेस ई कॉमर्स की साइट पे है, एंटरटेनमेंट पे है, हॉलीडे, फूड एंड न्यूज़, फोटोग्राफी, पोर्टफोलियो। आपका बेसिकली वेबसाइट का कॉन्सेप्ट है वो कैसा है। तो मान लो अभी हम फॉर एन एजुकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करके अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करते हैं, तो जितनी भी ऑटोमेटिकली थीम होगी दैट वन इन अनदर वे, जो उसका आउटपुट होगा ना, देखो टुक वैसा है जैसे कि बच्चों की स्कूल की है, फॉर चिल्ड्रंस है ना। आपको फर्स्ट इनिशियल थीम्स जो दिखेगी वो ऐसे ही दिखेगी। ये वाली अच्छी थीम लग रही है, टेक्नोलॉजी, ट्रैवल, फूड। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो उसका जो ये जो पोस्टिंग का जो एरिया है ना वो दिखेगा, मतलब कि अबाउट, पेरेंट पेज एंड सब पेज। यहाँ पे नेस्टिंग जो होता है वो ऐसा दिखेगा, जैसे हम लोगों ने बताया है। रीड मोर पे अगर क्लिक करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो भी यहाँ पे एक ऑप्शन है वो लोग देखेंगे। यहाँ पे पूरी थीम्स वो यहाँ पे दिखेगी, और साइड पर यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो प्रीव्यू में यहाँ पे सर्च है, रिसेंट पोस्ट है, पेजिस है, कैटेगरीज है। वापस ये तो सिर्फ सिंपल प्रीव्यू है। तो अगर ये आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी है तो आप यहाँ से उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा।
मेरा नेट अभी थोड़ा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है। ओके, अब मुझे सिंपली यहाँ पे करना है एक्टिवेट, तो ये थीम भी हो गई। और मुझे यहाँ पे सिंपली करना है रिफ्रेश, तो देखो नया पूरा जो आउटपुट है वो मेरा मुझे यहाँ पे मिल गया है ना। यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, मेटा पोस्ट, है ना, अबाउट अस पेज, प्राइवेसी पेज, जो कुछ भी है, ब्रिंग नेचर, जो पूरा टाइटल है, पूरा आउटपुट यहाँ पे चेंज हो गया है। यहाँ पे वर्डप्रेस का जो फुटर है वो भी आ गया। अब मैं वापस मैं कैनरी को एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। अब ये तो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे लिस्टिंग है उसकी बात है। अब मान लो किसी और जगह पे मुझे जो कोई भी थीम है वो मुझे डाउनलोड करनी है, तो जैसे कि यहाँ पे ये मैंने रखी हुई है एक ऑलरेडी ओपन करके वर्डप्रेस की, और एक वेबसाइट है wordpress.org, वो हमने सबसे पहले डिस्कस कर ली थी। तो यहाँ से मुझे उसको क्या करना है, डाउनलोड करना है। तो उसकी ज़िप फाइल डाउनलोड होगी, तो उसकी मैं ज़िप फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रख देता हूँ। और मुझे वापस आना है थीम पे, ऐड न्यू पे आना है। अब यहाँ पे जो इंस्टॉल का बटन आता है उसकी जगह मुझे यहाँ पे करना है क्या, अपलोड थीम्स में जाना है, चूज़ फाइल्स करना है, और मेरी डेस्कटॉप पे जो थीम है मैक्सवेल वो सिलेक्ट करने के बाद मुझे सिंपली करना है यहाँ पे इंस्टॉल नाउ। यहाँ पे मुझे बिफोर एक्टिवेटिंग प्रीव्यू देखना है, तो यहाँ पे पहले मैं दिख पाऊँगा लाइव प्रीव्यू। तो यहाँ पे देखो एक्टिव एंड पब्लिश का भी मुझे बटन ऑलरेडी मिल गया है। तो यहाँ पे देखो मेरी पोस्टिंग ऐसी दिखेगी, यहाँ पे छोटा थंबनेल आ गया, यहाँ पे कैटेगरी आ गई, डेट आ गई, ये छोटा सा स्निपेट आ गया, कंटिन्यू रीडिंग। तो ऐसी कुछ थीम है, इतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन बस मुझे दिखाना था कि बेसिकली हमें कोई भी थीम इंस्टॉल करनी है तो कैसे करेंगे। तो दूसरा जो चीज़ हमें देखना था वो क्या है, यहाँ पे इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। थीम मेनू में, अपीयरेंस मेनू में क्या आता है, अपीयरेंस पे जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आपको थीम्स का तो लिस्टिंग मिलता ही है। एक्टिवेट करना है, बिफोर एक्टिवेटिंग आपको लाइव रिव्यू देखना है, तो यहाँ पे फिर से आपको लाइव रिव्यू तो दिखने ही वाला है ना, देखो। लेकिन जब आप यहाँ पे कस्टम में आते हो, कस्टमाइजेशन पे, तो अभी थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन थी ना वही आपको वापस मिलेगी। ये हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया था मेनू में। यहाँ पे मेनू सेक्शन मैंने बताया था, पेजेस एंड मेनूज, जब टॉपिक मैंने कवर किया था तब मैंने आपको वो चीज़ बताई थी। तब यहाँ पे साइट आइडेंटिटी, मतलब कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ, ब्रिंग नेचर टू योर आइस, यहाँ पे मान लो आइस का मैं ई निकाल देता हूँ तो इमीडिएट आपको यहाँ पे चेंज जो है वो दिखेगा। मान लो कि साइट का कोई आइकॉन सेटअप करना है, सिलेक्ट एन साइट आइकॉन, तो मान लो इसको मैं सिलेक्ट करके सिलेक्ट पे क्लिक करता हूँ, क्रॉप इमेज पे आके, है ना, ये भी फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ। ओके, क्रॉप इमेज, अब ये कहाँ पे दिखा, यहाँ पे सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर दिखा ना, साइट आइकॉन स्क्वायर है 500 बाई 500, मतलब कि ये FAB आइकॉन हुआ। मतलब कि कभी भी आप बुकमार्क करते हो किसी भी वेबसाइट को, जैसे कि ये गूगल ट्रांसलेट को जैसे ही मैंने बुकमार्क किया है, यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का जो आइकॉन आता है ना, तो आप कोई भी मेरी वेबसाइट को बुकमार्क करेगा तो उसको यहाँ पे जो साइट आइकॉन का जो है वो यहाँ पे वो दिखेगा। चेंज इमेज का भी ऑप्शन है और रिमूव का भी यहाँ पे ऑप्शन, देखो यहाँ पे वो इमीडिएटली ये जो साइट आइकॉन है ना वो निकल गया। अब वापस कलर्स पे अगर आया तो उसमें कुछ ज़्यादा कलर्स का ऑप्शन इन लोगों ने नहीं दिया, जस्ट टू सेट एंड बैकग्राउंड कलर का इन लोगों ने ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन इसे मैं क्लोज करने के बाद यहाँ पे मैं थीम वापस मेरी जो एक्चुअल जो हम अभी तक यूज़ कर रहे थे उसमें वापस कस्टमाइजेशन में आता हूँ, तो यहाँ पे साइट आइडेंटिटी का तो ऑप्शन वैसा का वैसा ही मिलेगा आपको, है ना। यहाँ पे साइट आइकॉन है, जो अभी टाइटल हमने यहाँ पे लोगो को भी दी है, मतलब कि ये जो है एरिया सिलेक्ट एंड लोगो, ये वाला मान लो मैं सिलेक्ट करके रखता हूँ क्रॉप इमेज पे, तो कहाँ पे आता है वो, यहाँ पे देखो, है ना। अब काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब कि जो साइट का नेम है वो नहीं दिख रहा, मतलब कि साइट क्या नाम है और उसमें पूरी नाम के साथ मैंने एक इमेज बनाई है वो मुझे रखनी है, तो वो मैं रख पाऊँगा। तो यहाँ पे साइट टाइटल निकल जाएगा, है ना। सब थीम का डिफरेंट मेनूज आता है, तो आपको सभी थीम्स को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा, जैसे कि अभी हमने देखा ना कलर के एक ही ऑप्शन देते हैं, यहाँ पे देखो हेदर टेक्स्ट, है ना, डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल रहा है। अब यहाँ पे कौन सा है, फुटर बैकग्राउंड,
हेडर बैकग्राउंड, अब ये बैकग्राउंड मुझे मान लो थोड़ा सा चेंज करना है तो देखो, है ना डिफरेंस आपको दिखा। और कैनरी फुटर बैकग्राउंड, विजेट बैकग्राउंड, अब मुझे यहाँ से चेंज करके देखो हो गया सेम ऑलमोस्ट। ये यहाँ पे देखो ये चेंज हो गया। तो सभी में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आपको मिलते हैं, तो आपको इंडिपेंडेंटली सबको देखना है। हेडर मीडिया इमेज मतलब कि ये वाला जो स्ट्रिप है, ये वाली अभी तक जो साइट टाइटल दिख रहा था, साइट आइडेंटिटी हो गया, है ना। तो ये जो कैंसिल करके यहाँ से मुझे जाना है बैक, और हेडर मीडिया में यहाँ पे सिलेक्ट करना है वीडियो, और इसकी 1600 विड्थ है और 600 की हाइट है। तो ये जो इतना एरिया है ना, इतना एरिया, तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ निकल जाएगा, ब्रिंग नेचर टू योर आइज निकल जाएगा, और यहाँ पे कोई भी एक वीडियो मेरी लोकल सिस्टम है तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर पाऊँगा, या फिर यूट्यूब का कोई भी एक वीडियो ऑनलाइन है तो उसकी मुझे सिंपली यहाँ पे URL ही पेस्ट करनी है। तो मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे एक पेस्ट किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो आई फ्रेम है ना वो निकाल के सिर्फ यूट्यूब वाला जो URL होती है वो मैं रखता हूँ, HTTP वाली। ठीक है, अब यहाँ पे प्लीज एंटर वैलिड URL हो गई ना भाई। अब वैलिड URL मुझे क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। ओके, एम्बेड नहीं आएगा, वॉच क्या URL आती है, वॉच क्वेश्चन मार्क V इज इक्वल टू, तो यहाँ पे करेंगे हम वॉच क्वेश्चन मार्क V इज इक्वल टू, हो गया ना। देखो ये वीडियो का आईडी है लास्ट में, और इसकी फिक्स URL देखो, ये 1600 का भी था या, और 600 की जो हाइट थी वो आ गई। अब मान लो कि साइट टाइटल मुझे अगर निकालना है तो वो साइट टाइटल भी मैं निकाल सकता हूँ। URL में जैसे ही रिमूव करके यहाँ पे देखो इमीडिएट मुझे रिफ्लेक्शन वो मिल गया। करंट हेडर नॉट एन इमेज, मतलब कि यहाँ पे मुझे कोई एक अलग से इमेज सेट करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो ये पैरोट है वो सिलेक्ट करके देख लेते हैं कहाँ पे आता है इमेज। उसी एरिया में मुझे स्टैटिक इमेज दिखानी इन प्लेस ऑफ वीडियो, है ना, प्रीवियसली अपलोडेड। अभी का जो है वो रैंडमाइज अपलोड हेडर, मतलब कि एवरी टाइम मुझे कुछ अलग अलग दिखाना है। हाइड इमेज निकल गया, है ना। यहाँ पे ऐड न्यू इमेज, ये हो गया। एक और हम ऐड न्यू इमेज करते हैं, इसको क्रॉप इमेज, चलो क्रॉप इमेज, इसे हम पब्लिश करते हैं। 3 इमेज आ गई टोटल, इसको निकाल देते हैं, ये ठीक से नहीं हुई। तो यहाँ पे ऐड इमेज करके इस पैरेट को वापस सिलेक्ट करता हूँ और ऐसा कुछ कर देता हूँ, हो गया ना 3। रैंडमाइज अपलोड इमेज देखो, यहाँ पे आ जाते हैं। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे देखेंगे हम, है ना, वर्डप्रेस के होम पेज पे देखो ये फर्स्ट इमेज आई। मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो चेंज हुआ ना। मैं रिफ्रेश कंटिन्यूसली 3 इमेज है, ज़्यादा इमेज अगर आप करोगे तो जो रैंडमाइज होगा ना वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको हाइडर इमेज अगर सेट करनी है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैं यहाँ से हाइड इमेज कर देता हूँ, तो यहाँ से जो है वो सभी वैसे की वैसी की रहेंगी, है ना, वो निकलेगी नहीं। तो ये था हेडर इमेज का। बाद में बैकग्राउंड इमेज, मतलब कि ये जो पूरा सेक्शन है उसका मुझे इमेज रखना है तो मैं रख दूँगा। मेनूज तो हमने ऑलरेडी पहले कर ही चुके हैं अलग से। विजेट्स मतलब कि ये साइड बार जो आता है सबसे ऊपर आता है सर्च, बाद में रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट मान लो मुझे नहीं दिखानी है तो यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ से वो चीज़ निकल गई। अब कैटेगरीज मेटा इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे मेटा इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, ये भी निकल गया।
अब मुझे क्या नहीं करना है, रिसेंट पोस्ट मतलब कि टोटल रिसेंट पोस्ट कितनी दिखानी है, मतलब मोस्ट रिसेंट पोस्ट में 2 दिखानी है। तो देखो 2 हो गया, यहाँ से मैं वापस 5 कर देता हूँ, तो लास्ट रिसेंट 5 पोस्ट होगी वो मुझे दिखेगी। उसके साथ में मुझे डेट भी दिखानी है, तो देखो यहाँ पे डेट भी दिखेगी। कैटेगरीज में एक ऑप्शन आता है और अच्छा सा वाला, मतलब कि ड्रॉप डाउन में दिखाना है तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन में दिखा पाओगे, है ना। सिलेक्ट कैटेगरी का मतलब कि ये आपको ड्रॉप डाउन में पहले कैटेगरी सिलेक्ट करनी इन प्लेस ऑफ लिंक, बाद में पोस्ट काउंट और पोस्ट हायरार्की, मतलब कि पोस्ट काउंट मतलब कि फ्लाई कैटेगरी में कितनी टोटल नंबर्स ऑफ पोस्ट अभी की ऐड की हुई है, तो टोटल 3 पोस्ट है। और शो हायरार्की मतलब कि हमने पेरेंट कैटेगरी और चाइल्ड कैटेगरी का जो पहले ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, देखो इंसेक्ट कैटेगरी में टोटल सब कैटेगरी कितनी है, एक ही फ्लाई वाली, और उसमें 3 पोस्ट है। तो यहाँ पर टोटल नंबर्स ऑफ इंसेक्ट की जितनी पोस्ट होगी वो दिखेगा और फ्लाई की जितनी है वो दिखेगा। अब मान लो मुझे पोस्ट काउंट नहीं दिखाना है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, पोस्ट काउंट का ऑप्शन है वो निकाल देने का है। तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। अब ऊपर नीचे करना है, मतलब कि आर्चाइव जो सेक्शन है वो मुझे नीचे लेना है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो यहाँ पे देखो कैटेगरीज ऊपर आ गई, है ना। रिसेंट पोस्ट मुझे सबसे नीचे लेना है फॉर एग्जांपल, तो उसको मैं यहाँ पे नीचे ले सकता हूँ, कैटेगरी को ऊपर रख सकता हूँ, कैटेगरीज को वापस मैं डिस्प्ले ड्रॉप डाउन में से निकाल देता हूँ, हायरार्की वाला अनेबल रखता हूँ, हायरार्की का भी निकाल देता हूँ और पोस्ट का मैं रखता हूँ, ये अच्छा लगेगा, है ना। कि फ्लाई में टोटल कितनी पोस्ट है, तो मेरी टोटल इतनी पोस्ट अभी मेरी टोटल वेबसाइट पे है। अच्छा उसको नीचे निकाल देते हैं, हो गया ना। टोटल ये हमारा सेट हो गया। होम पेज सेटिंग मतलब कि लेटेस्ट पोर और स्टैटिक पेज। स्टैटिक पेज कौन सा रखना है भाई, फ्यूचर बिजनेस प्लान, ये हो गया। पब्लिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। देखो अभी तक क्या था, पोस्ट दिख रही थी ना आपको, तो ये जितने भी बार आप नई पोस्ट अगर ऐड करोगे ना तब भी यही दिखेगा, जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, तो दैट इज़ एन डिफ़ॉल्ट पेज। अब पोस्ट पेज मतलब कि किसी पोस्ट के पेज पे, ब्लॉग पेज पे जब भी कोई विजिट करता है तब भी ये अगर आपको सेट करना है तो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे फिर से हम लेटेस्ट पोस्ट ही रखें, दैट इज़ एन बेनिफिशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर वेबसाइट। जब भी आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप लेटेस्ट पोस्ट का ऑप्शन रखो, कि बार बार जब भी सर्च इंजन पे आपको पिंग करेंगे आप, तो जब भी सर्च इंजन आपके होम पेज पे विजिट करेगा तो एवरी टाइम ही विल बी फाइंडिंग अ न्यू कंटेंट, क्योंकि नई पोस्ट है वो सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाती है ना, तो उसको लगेगा कि भाई ना एवरी टाइम कुछ ना कुछ नहीं हो रहा। और ये कस्टम CSS है, ये तो हम डिस्कस करेंगे जब हम खुद की थीम सेक्शन कवर हम करेंगे, मतलब कि ऐसी ही थीम अगर हमें खुद की बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे, तब उसको हम कवर अप करेंगे, है ना। बाद में इसको मैं वापस क्लोज फाइनली करके ओके क्लिक कर देता हूँ। मतलब कि अब मेनूज में क्या है, विजेट्स। विजेट्स तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, मतलब कि अब इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। मान लो अभी मैं अब थीम में आके कोई एक ये वाली एक्टिवेट करता हूँ, विजेट्स में आके देखता हूँ, देखो टॉप हीरो विजेट्स एरिया और मेन साइड बार, यहाँ पे क्या आ रहा है। अब मान लो यहाँ पे मैं सर्च का ऑप्शन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, हो गया, ये तो काम से आउट हो गया। रिफ्रेश करते हैं, नई थीम आ जाएगी ऑटोमेटिकली। क्या हुआ भाई, अच्छा वो पोस्ट वाला सेव नहीं हुआ। थीम्स पे आएंगे, कस्टमाइजेशन पे, होम पेज सेटिंग, योर लेटेस्ट पोस्ट को मुझे करना है पब्लिश, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको, देखो यहाँ भी सर्च बॉक्स आ गया, अब यहाँ भी सर्च बॉक्स आ गया, मतलब कि टोटल 2 एरिया है विजेट्स, मतलब कि अब ये जो सेक्शन है ना थीम पे डिपेंडेंट है। जब आप थीम डेवलप करते हो तो आपको अपने मुताबिक जितने एरियाज फॉरेन विजेट्स डेवलप करने हैं तो आप वो कर सकते हो एज पर योर चॉइस। मतलब कि राइट बार भी रखना है, साइड बार भी रखना है तो आप रखो, और फुटर भी रखना है। और फुटर में भी आपने कई वेबसाइट में दिखा होगा, यहाँ पे फुटर 1 फुटर 2, यहाँ पे 4 कॉलम दिखती है ना। यहाँ पे मान लो कॉन्टेक्ट अस, एड्रेस पूरा दिखता है, बाद में यहाँ पे सोशल लिंक्स मिलती है और यहाँ पे कुछ पेज के नेम मिलते हैं,
और यहाँ पे रिसेंट पोस्ट का जो है मतलब यहाँ पे अगर 4 कॉलम्स लिखनी है तो आपको 4 कॉलम्स का ऑप्शन मिलेगा। मतलब कि यहाँ पे विजेट 1 एरिया, विजेट 2 एरिया, विजेट 3 एरिया, विजेट 4 एरिया, और ये पूरा हुआ विजेट 5 एरिया, और ये हुआ विजेट 6 एरिया। अब जितने एरियाज अगर आप रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो। यहाँ पे मान लो ये वाली एक्टिवेट करके हम देखते हैं विजेट्स में कितने एरिया उन लोगों ने प्रोवाइड किए हुए हैं। यहाँ पे देखो फूटर 1 एंड फूटर 2 है ना। तो अब इसको मैंने तो एक्टिवेट कर ही दिया, तो यहाँ पे सिंपली मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। सबसे नीचे आ जाते हैं, देखो ये हुआ फूटर 1, ये हुई फर्स्ट कॉलम, और ये हुई सेकंड कॉलम। एक में सर्च है, कैटेगरीज है, रिसेंट पोस्ट है और आर्चाइव है। तो ये चीज़ आपको सभी दिखेगी, कैटेगरीज, रिसेंट पोस्ट, आर्चाइव, है ना, और सर्च बॉक्स। और दूसरे में हमें क्या है, सिर्फ सर्च बॉक्स। यहाँ पे जो विजेट्स है ना वो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली दिखते ही है सब। ये आपको खुद से अगर डेवलप करनी है तो वो बात अलग है, लेकिन ये सब क्या कैसे बोला जाता है, डिफ़ॉल्ट विजेट, है ना। अगर कोई भी विजेट्स अगर आपको रिमूव करना है टू डीएक्टिवेट अ विजेट एंड डिलीट इट्स सेटिंग, ड्रैग इट बैक, बस उतना ही यहाँ पे दिखा है। टू एक्टिवेट अ विजेट, ड्रैग इट टू द साइड बार और क्लिक इट। यहाँ पे आपको परमानेंटली कोई रिमूव करना है तो आप वो रिमूव नहीं कर सकते। मान लो कि आप सर्च यहाँ पे नहीं चाहिए तो आपको सिंपली डिलीट करना है। यहाँ भी सर्च नहीं चाहिए तो आपको सिंपली डिलीट करना है। आर्चाइव्स नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। रिसेंट पोस्ट नहीं खाया, डिलीट कर दो। और मुझे यहाँ पे कैलेंडर दिखाना है तो यहाँ पे कहाँ पे दिखाना है, देखो फुटर 1 पे दिखाना है या फिर फुटर 2 पे। यहाँ पे एड विजेट, तो यहाँ पे वो आ गया। और सेव तो ऑटोमेटिकली ये वाला सेक्शन हो ही जाता है। रिफ्रेश करो तो यहाँ पे देखो कैलेंडर आ गया जुलाई का। अब ये कैलेंडर में दिक्कत आती है, एजेक्स वाला कैलेंडर नहीं है, मैनुअल कैलेंडर है। मतलब कि जितनी बार आप क्लिक करोगे ना उतनी बार पूरा जो पेज है वो रिफ्रेश होगा। और साथ में यहाँ पे URL नोट करना। अभी क्या है 2027, मतलब कि 7th मंथ की, जुलाई मंथ की जितनी पोस्ट होती है ना वो मुझे यहाँ पे लिस्ट करके वो बताता है। जैसे ही मैं अगस्त पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अगस्त मंथ की जो पोस्ट होगी वो मुझे वो बताता है। तो मान लो यहाँ पे मैन्युअली मैं मई मंथ करता हूँ, देखो पेज नोट फाउंड, एक भी पोस्ट इस वाले मई मंथ में नहीं है। यहाँ पे मई तो आ गया है ना। अब पर्टिकुलर डेट पे भी अगर मुझे वर्क करना है तो डेट पे भी हम वर्क कर सकते हैं। मान लो अभी किसकी डेट है 31 जुलाई। अब यार, अब मान लो कि मुझे 5 जुलाई, नो कमेंट। अभी कौन सी डेट थी 31 जुलाई, देखो आ गया ना। तो ऐसे भी अगर आपको ये परमालिंक का जब हम सेक्शन कवर करेंगे तब हम देखेंगे, तब उस दिन 2 पोस्ट है ना। तो कैलेंडर ऐसे भी आप अगर वर्कआउट करना चाहते हो तो आप वर्कआउट कर सकते हो मंथ वाइज अगर आपको लिस्टिंग करवाना है तो। बाद में मेनूज, बैकग्राउंड में तो अभी जस्ट हमने वो देखा यहाँ पे जो आपको बैकग्राउंड अगर चेंज करना है। अब ये जो मेनू है ना ये इतना वाला ये भी आगे पीछे होता रहेगा, क्योंकि किसी थीम में अगर मेनू बनाया ही नहीं आपने, नेविगेशन मेनू, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, टर्म्स एंड कंडीशन कहीं दिखानी ही नहीं है तो ये मेनू का ऑप्शन आपको दिखेगा ही नहीं। आपने विजेट सेक्शन डिज़ाइन नहीं किया थीम में तो ये ऑप्शन विजेट्स वाला भी नहीं दिखेगा, थीम एडिटर दिखेगा। अब थीम एडिटर में तो क्या होता है, पूरा जो कोर कोडिंग होता है ना वही आपको एडिट करने की वो परमिशन देता है, लेकिन काफ़ी संभाल के बंद भाई, वरना पूरी थीम बंद हो जाएगी। जैसे कि कैनरी है, और कैनरी में यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ तो सबसे पहले मुझे कैनरी को एक्टिवेट करना है। और एक्टिवेट करने के बाद जब मैं पोस्ट समझा रहा था ना कैनरी में कि भाई जब भी आप कोई भी पोस्ट क्रिएट करो तो कंटेंट जो उसका होता है कभी भी उसमें H1 मत सेलेक्ट करो, H2 से वो स्टार्ट करो। अब वो मैंने क्यों बताया था, क्योंकि यहाँ पे जो मेन कंटेंट होता है, टाइटल ऑफ योर पोस्ट, वो जनरली कुछ थीम्स के प्रेफरेंस मुताबिक वो H1 में रखते हैं। अब जब भी एक ही पेज पे मल्टीपल टाइम्स H1 आता है तो वो SEO नेगेटिव मार्किंग करता है, कोई भी सर्च इंजन SEO टैग, तो वो प्रिफरेबल नहीं होता है। अब SEO क्या है वो शायद आपको नहीं मालूम होगा ना, मतलब कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कोई भी वेबसाइट आप इंटरनेट पे अपलोड करते हो और जब गूगल या फिर कोई भी एक सर्च इंजन उससे देखने को आता है तो उसको वो माइनस मार्क वो देता है। यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्ट एलिमेंट देख करके देखें, है ना, तो इसका कौन सा है H2, H2 है। यहाँ पे आ जाते हैं
थीम एडिटर में आते हैं। अब वो आता है फ्रॉम द सिंगल पेज सिंगल पोस्ट। सिंगल पोस्ट में content.php। ये अभी आपको सब समझ में नहीं आएगा, बाद में हम तो बटो बेस से प्रैक्टिकली सब देखने वाला है। content.php और content.php में कौन सा टैग है यहाँ पे, h1। ये अभी फिर से मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो एंट्री टाइटल है ना, एंट्री हेडर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं h1 और यहाँ भी आगे क्या कर देते हैं h1 और फाइल को हम नीचे कहीं अपडेट फाइल, मतलब कि पूरा ओरिजिनल वर्डप्रेस का जो कोड था ना वो हमने अपडेट कर दिया। रिफ्रेश करके देखते हैं, देखो कुछ चेंज नहीं हुआ। अब चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे CSS का क्लास दिया हुआ है और उस क्लास में पर्टिकुलर उसकी जो साइज़ होती है ना वो डिसाइडेड की हुई है। लेकिन जब कोई भी सर्च इंजन हमारी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो उसको h1 दिखेगा, मतलब कि वो पूरा पेज क्या है वो डिस्क्राइब करेगा। तो जब भी आप कोई भी थीम बनाओ तो ऑलवेज गो फॉर एन h1 फॉर एन पोस्ट लिस्टिंग। इंडेक्स पेज पे कभी h1 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे मतलब ये मल्टीपल हेडिंग हुई ना, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, यहाँ पे कभी भी आप h1 यूज़ मत करो। इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखो यहाँ पे h1 है, लेकिन ये प्रिफरेबल नहीं है जहाँ तक मुझे जितनी समझ है ना। मतलब कि यहाँ पे आपका होना चाहिए h2, h2 रखो यहाँ पे आप। जनरली ऐसा कहा जाता है, मैंने एक दो जगह पे वो ऐसा पढ़ा था। तो आई थिंक और कुछ तो बाकी नहीं है, पूरा थीम एड मेनू हमने कवर कर लिया है। तो यहाँ पे अब देख, अब ये कोडिंग देखने के बाद घबरा मत जाना है ना। हमें ये कोई भी कोडिंग नहीं करना है, ज़्यादातर तो हमें यहाँ पे वर्डप्रेस पे CSS का ही फोकस करना है। और ये जो सब आप देख रहे हो ना, गेट ऑथर नेम, गेट ऑथर मेटा, गेट ऑथर पोस्ट URL, गेट ऑथर मेटा आईडी, ये सब इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, वो हमें डायरेक्टली यूज़ ही करने के रहते हैं। अब घबराओ मत, ये सब हमें कोडिंग नहीं करना है, हमें तो सिर्फ CSS पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी तक आप क्या सीख रहे थे, PHP सीख रहे थे, PHP का कोड ऐसा होता है, PHP का कोड ऐसा होता है। तो अब हमें CSS पे इस सेमेस्टर पे कॉन्सेंट्रेट करना है और वर्डप्रेस की जो थीम है वो आगे जाके वो डेवलप करेंगे। तो चलो आज का वीडियो अब यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं।